डॉक्टर ने उसे सुकून आवर अद्वियात दी थी जिनसे वो गनूदगी में चली गई थी, लेकिन मुसलसल उसकी ज़ुबान पर शहजाद का नाम था, वो नाम जो 6 सालों से उसकी ज़ुबान पर जारी था। चंद घंटों में अजनबी बन चुका था, लेकिन वो अजनबी कैसे हो सकता था? वो तो रूम रूम में समाया था उसके। वो मुझसे जुदा कैसे हो सकता है? उसकी आंखों के गोशे भीगे हुए थे। जहन बार बार वही लफ्ज़ दोहरा रहा था। उसे एक लफ्ज़ तलाक की तकरार ने नीम गनूदगी की कैफियत में भी उसे सर तकिए पर पटकने पर मजबूर कर दिया था। ये कैसी चाल चली थी वक्त ने कि बाजी पलट कर रख दी थी। वो जो दो कालिब और यकजान थे, आज साहिल के दो किनारे थे। उमैर ने बेबसी से उसे देखा और बाहर चला आया। अपनी चहीती लाडली बहन को इस हाल में देखना उसके लिए सुहाने रूह था। उसे लग रहा था कि कोई तेज धार आले से उसके वजूद के टुकड़े कर रहा है। उसने नम होती आंखों से ग्लास डोर के पार उस बेसुध पड़े वजूद को देखा जिसकी खातिर वो 12 साल की उम्र में मर्द बन गया था। आयत को कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए साथ ले जाते वक्त उसे एहसास हुआ था कि बाबा जान के इंतकाल के बाद अब उसे ही सब कुछ संभालना था। वो दिन और आज का दिन वो अपने किसी फर्ज से पीछे नहीं हटा था। बाबा जान से किया गया वो आखिरी वादा वो आज भी निभा रहा था। अपनी बहनों और माँ की खुशी उसके लिए हर शय से मुकद्दम थी। वो अब तक बी जान की वजह से खामोश था, लेकिन वो मजीद ये सब बर्दाश्त करने वाला नहीं था अब। उसे शहजाद से आयत के हर आंसू का हिसाब लेना था। वो गुस्से से मुठियां भींचे राहदारी में टहल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि शहजाद का खून कर दे जिसने उसकी बहन की ये हालत कर दी थी। ये तो वो आयत थी ही नहीं जो हंसमुख सी थी, हमेशा नक्सक सी तैयार और अप टू डेट रहने वाली, जो रोने वालों को हंसाने का हुनर जानती थी। ये तो 3 दिन में ही बरसों की बीमार लगने लगी थी। यही तो तय था कि शहजाद सईद को उसकी हर ज्यादती का हिसाब देना था। वो डॉक्टर से आयत की रिपोर्ट्स का पूछने जा रहा था जब उसने शाहमीर को आते देखा तो भागकर उसके सीने से जा लगा। उमैर, क्या हुआ आयत को? उसने उसे सीने में भींचते हुए इस्तफसार किया। वो अभी अभी कराची पहुंचा था। गुज़िश्ता 5-6 दिन से वो शूटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। रात में उसे उमैर ने आयत के बारे में बताया और सुबह की पहली फ़्लाइट से वो कराची पहुंच गया था। वो उस सूरत हाल में किसी सूरत में उमैर और बीजान को तन्हा नहीं छोड़ सकता था। जानता था कि वो अपनी बहनों के लिए किस कदर हसास है और ऐसे मौके पर वो कोई भी इंतहाई कदम उठाने से नहीं चूकता। उनकी ज़रा सी तकलीफ़ पर उसका जीना दूभर हो जाया करता था। आयत और सहर उसके लिए भी बहनों से कम नहीं थी। जब से होश संभाला था यही तो उसका कुंबा था। उसने बच्चों की तरह बिलखते हुए शाहमीर को सारी सूरत हाल से आगाह किया। शाहमीर ने परेशानी से उसे देखा और हौसला रखने को कहा। खुद जाकर वो डॉक्टर से मिला, लेकिन डॉक्टर ने भी कोई हौसला अफजा बात नहीं की। उनका कहना था कि मुसलसल स्ट्रेस की वजह से आयत का बीपी बहुत हाई है, जिससे दिमाग की शरियान फटने का भी खदशा है। होश में आते ही चीखने चिल्लाने लगती है। उसे किसी अच्छे माहिर नफ्सियात की भी ज़रूरत है, वरना उनका ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ सकता है। हमने मज़ीद कुछ टेस्ट किए हैं, रिपोर्ट्स आते ही हम आपको तफसीलात से आगाह कर देंगे। शाहमीर की परेशानी में इजाफा हुआ। वो ये बातें उमैर को फ़िलहाल नहीं बता सकता था। उसने अपने बाबा सुलेमान शाह को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह किया और उनसे अपने दोस्त और माहिर नफ्सियात सज्जाद हाशमी साहब से रब्ता करने को कहा। सुलेमान शाह और बी जान यानी वजीहा बेगम आपस में कज़न थे। वजीहा बेगम सुलेमान शाह की चचाज़ाद थी। वालदैन का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। उनकी परवरिश और शादी की सारी जिम्मेदारी सुलेमान शाह और उनके वालदैन ने ही उठाई थी। वजीहा बेगम की शादी सुलेमान शाह के एक बेहतरीन दोस्त फरीद हुसैन से हुई थी, जो ना सिर्फ सुलेमान शाह के देरीना दोस्त थे बल्कि बिजनेस पार्टनर भी थे। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी गारमेंट्स फैक्ट्री लगाई थी और दिन रात मेहनत करके शाह फरीद सन्स की बुनियाद रखी थी। दोनों खानदान शुरू से ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। सुलेमान शाह और फरीद हुसैन ने कभी बच्चों में फ़र्क नहीं रखा था, इसीलिए आज दोनों ख़ानदानों में मिसाली प्यार था। शाहमीर शाह सुलेमान शाह और इरम बीबी की इकलौती औलाद था। इरम बीबी चंद साल कबल कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होकर दारे फ़ानी से कूच कर गई थी, जबकि वजीहा बेगम और फरीद हुसैन के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी आयत फरीद, फिर उमैर और सबसे छोटी सहर फरीद।
आयत उमैर और शाह मीर दोनों से बड़ी थी, इसलिए दोनों पर रौब जमाए रखने के साथ साथ दोनों के बेहद करीब भी थी। उसे इस हाल में यूं बिखरा हुआ देखना दोनों के लिए आसान नहीं था। वो जैसे ही बाहर आया, उमैर फौरन उसकी तरफ आया था। शाह मीर, डॉक्टर ने क्या कहा? आयत ठीक हो जाएगी ना? हाँ उमैर, आयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस डॉक्टर उसे 1-2 दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाह रहे हैं, फिर डिस्चार्ज भी कर देंगे। शाहमीर ने हत्तुल इम्कान लहजा नॉर्मल रखते हुए कहा, मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसकी इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है। ऐसा क्या हुआ उसके और शहजाद के दरमियान कि आयत हस्पताल पहुंच गई और शहजाद ने मुड़कर खबर तक ना ली। शाहमीर ने उमैर की बात पर हैरानगी से उसे देखा। ये बात वाकई काबिल तवज्जो थी कि शहजाद उस वक्त अगर आयत के पास नहीं है तो कहाँ है। वो सब हम बाद में देखेंगे उमैर, अभी तुम बीजान को घर लेकर जाओ। तुम भी फ्रेश हो, शाम तक आ जाना। वो जो वहाँ से हिलने पर आमादा नहीं था, शाहमीर को इत्मीनान से बेंच पर बैठते देखकर उसे घूरा। जाओ यार, शाहमीर ने उसकी घूरियों को नज़रअंदाज करते हुए कहा। आज उसका मिसेज अंजुम के घर में पहला दिन था। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे आहद और हंजला और एक बेटी उम्मे हानी थी। आहद और हंजला तो 7वीं जमात में पढ़ते थे, जबकि उम्मे हानी 6ठी जमात में पढ़ती थी। तीनों बच्चे इंतहाई शरारती थे, लेकिन पढ़ाई में बेहद लायक थे और यही उनके लिए परेशानी का बाइस था। मिसेज अंजुम चाहती थीं कि उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से मुतासिर ना हो, लेकिन जब भी कोई ट्यूटर उनके लिए रखती, वो अपने सवालों और नित नए तजर्बों से उन्हें परेशान करके रख देते। यूट्यूब से वीडियोस देखकर अमली तजर्बात करना उनका वाहिद पसंदीदा मशगला था। आहद का पसंदीदा मजमून साइंस था और अपने साइंसी तजर्बात के लिए उसकी जेबें हमा वक्त मुख्तलिफ चीज़ों से भरी रहती थीं। फिर चाहे वो माचिस की डिबिया हो, रबर बैंड, छोटी छोटी बैटरीज, सेल हों या पेचकस और नीली पीली लाल रंग की तारें, सब चीज़ें जेबों में हर वक्त घुसी रहती थी और बवक्ते ज़रूरत हर शय उसकी जेब में से बरामद भी हो जाया करती थी। उम्मे हानी का पसंदीदा मजमून तारीख था। उसे खासकर जंगजुओं और उनके हालात के बारे में जानने में खसूसी दिलचस्पी थी। उसके अलावा मार्शल आर्ट से उसे खसूसी लगाव था, जबकि हंजला आज के दौर का बच्चा था, जिसकी सारी तवज्जो कंप्यूटर से टैबलेट और टैबलेट से मोबाइल पर मरकूज रहती थी। हर कंपनी के जदीद मॉडल्स के फ़ोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, विंडोज़ और सॉफ्टवेयर की मालूमात उसे अजबर थी। ऐसे में जो ट्यूटर उन्हें पसंद ना आता, उसकी जान अजाब में आ जाया करती थी। मिसेज अंजुम हर 15 दिन के बाद ट्यूटर बदलते बदलते परेशान हो गई थी। मरहा से कबल जो लड़की उन्हें पढ़ाती थी, वो आहद के साइंसी तजर्बे की नज़र हो चुकी थी। इसीलिए मिसेज अंजुम ने निदा के बताने पर मरहा को पैसों की अशद ज़रूरत है, उसकी डिमांड से बढ़ाकर फीस दी थी और कुछ पैसे उसे एडवांस भी दे दिए थे। मरहा के चेहरे पर चमकती खुशी देखकर उन्हें लम्हे भर के लिए अफसोस हुआ कि काश वो अपने अफलातून बच्चों के कारनामों से उसे पहले ही आगाह कर देती, लेकिन वो उसे अभी से परेशान नहीं करना चाहती थी। बीजान किसी भी सूरत आयत को तन्हा छोड़कर जाने पर आमादा नहीं थी। उमैर और शाहमीर ने बमुश्किल उन्हें राज़ी किया, ये कहकर कि सहर घर में अकेली परेशान हो रही होगी। सहर का ख्याल आते ही उन्हें उसकी फ़िक्र भी हुई थी। बीजान, आप और उमैर घर जाएं, मैं शाम तक यहीं हूँ। आयत के जो भी टेस्ट होंगे, वो जैसे भी होश में आएगी, मैं उमैर को फ़ोन करके बता दूंगा। शाहमीर ने उन्हें तसल्ली दी थी। उन्होंने शाहमीर के माथे पर बोसा दिया था। वो उन्हें अपने बच्चों की तरह ही अजीज़ था। शाहमीर ने अपने पीए को कॉल करके आज की मीटिंग्स कैंसिल करवाईं और वहीं इंतज़ार गाह में आकर बैठ गया। वो भी थक गया था, तो कुछ देर के लिए यूं ही बैठे बैठे आंखें मूंद लीं। वो आयत की तरफ से परेशान था और शहजाद का गायब होना उसे तशवीश में मुब्तला भी कर रहा था। वो जानता था कि उमैर को ज़्यादा देर तक संभाले रखना मुश्किल है और उस वक्त शहजाद की तलाश में होगा वो। दूसरी जानिब आयत की मुसलसल बिगड़ती तबीयत, जिससे उमैर अब तक अनजान था। उसने पेशानी को मसलते हुए धीरे से आंखें खोली थी। वो अभी मज़ीद सोचता, उससे कबल उसे सुलेमान शाह आते दिखाई दिए। उसने गहरी सांस खारिज की थी। उनके आने से उसे गोनागूं सुकून मिला था। वो धीरे से मुस्कुराया, आगे बढ़कर गर्म जोशी से उनसे मिला। उनसे भी वो 5-6 दिन के बाद ही मिल रहा था। थोड़ी ही देर में डॉक्टर के कैबिन में बैठे थे वो दोनों। सारी तफसीलात जानने के बाद सुलेमान शाह ने फिक्रमंदी से शाहमीर को देखा। क्या वजीहा ये सब जानती हैं? नहीं बाबा, बीजान और उमैर को कुछ मालूम नहीं।
عمیر کے سر پر خون سوار ہے اور بی جان کو بتانے کا ہم رسک نہیں لے سکتے، ان کی اپنی طبیعت کی وجہ سے۔ میں اپنے طور پر ہی شہزاد کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاہ میر نے باہر آ کر انہیں تفصیلات دیں۔ انہوں نے سر اثبات میں ہلایا۔ وہ شاہ میر کی بات سے متفق تھے۔ وجیہہ دل کی مریضہ تھی، وہ یہ سب کبھی نہ سہ پاتی۔ آیت ان کی بیٹیوں جیسی تھی، بلکہ بچپن سے انہوں نے اسے اور سحر کو بیٹی ہی سمجھا تھا۔ ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ آیت کی شادی شاہ میر سے ہو، وہ اپنی بیٹی کو ہی بہو بنا لائیں، لیکن آیت شہزاد کو پسند کرتی تھی، اس لیے وہ اپنی خواہش دل میں دبا گئے۔ لیکن آج آیت کی یہ حالت دیکھ کر دل نے ایک بار پھر کہا تھا کہ کاش میں پہلے ہی وجیہہ سے آیت کا ہاتھ مانگ لیتا تو میری بچی اس حال میں نہ ہوتی۔ مرحا فریحہ بیگم کو خدا حافظ کہہ کر چلی آئی تھی، لیکن ان کی سانس وہیں اس کی قدموں کی آہٹ میں اٹک گئی تھی۔ انہیں وہ دن یاد تھا جب وہ سیٹھ بابر کی کوٹھی سے روتی ہوئی آئی تھی اور روتے روتے وہاں کبھی نہ جانے کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ جب فریحہ بیگم نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا کہ اگر وہ کام نہیں کرے گی تو زحا کا علاج کیسے ہوگا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، تو وہ اپنی پوری شدت سے چلائی تھی اور کہا تھا، امی میں کام کروں گی، کما کر بھی لاؤں گی، زحا کا علاج بھی کرواؤں گی، لیکن اپنی عزت کے عوض ہرگز نہیں۔ اس کے لہجے میں برسوں کی تھکاوٹ تھی۔ اس کے 4 لفظوں نے فریحہ بیگم کو اندھی کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور اپنا آپ بے حس اور ظالم لگا تھا جو انہوں نے اس معصوم بچی پر سارا بوجھ لاد دیا تھا۔ کیا میں خود اپنی بیٹی کو ان ظالم بھیڑیوں کا نوالا بننے کے لیے چھوڑ چکی ہوں؟ وہ نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ ان کی تکلیف سے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا اس نے، لیکن آج غور سے انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ سر ہلاتی ہوئی بے بسی سے وہ رو پڑی۔ زحا کی بیماری نے انہیں اس کی تکلیف سے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن آج غور سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور نہ میں سر ہلاتی بے بسی سے رو پڑی تھی۔ مرحا جسے حالات نے وقت سے پہلے ہی سمجھدار کر دیا تھا۔ اس عمر میں تو لڑکیاں کالج یونیورسٹیوں میں سہیلیوں کے درمیان بیٹھ کر منگنیوں کے قصے سناتی ہیں، مستقبل کی منصوبہ بندیاں کرتی ہیں، کچھ بننے کے خواب دیکھا کرتی ہیں، لیکن اس عمر میں ان کی لاڈلی کو اپنی عزت کی حفاظت کی فکر لاحق تھی۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اس کا قد کاٹ بھی تو ایسا تھا، خوبصورتی میں اپنے باپ پر گئی تھی۔ گندمی رنگت، گھنے سیاہ بال اور بڑی بڑی بادامی آنکھیں دیکھنے والوں کو چند لمحے کے لیے ساکت کر دیتی تھیں۔ حالات نے اس سے اس کا بچپن چھین لیا تھا اور گھر سے باہر قدم نکالتے ہی چاروں اور بیٹھے گدھ اس کی جوانی کے در پے تھے۔ وہ بھی مجبور تھی۔ بیمار زحا کو تنہا چھوڑ کر مرحا کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ نہیں آ جا سکتی تھی۔ فریحہ بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ مرحا کی بات بھی غلط نہیں تھی، لڑکی ذات تھی، خود پر پڑنے والی بھلی بری نگاہ کو پہچان سکتی تھی۔ فریحہ بیگم نے گھر پر رہ کر سلائی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ مرحا کو کسی کے گھر جا کر کام نہ کرنے دیتی تھی۔ مرحا محلے سے کپڑوں کے آرڈر لے کر آتی اور سلائی کے بعد گھروں پر پہنچا آتی۔ اب یہی اس کی ذمہ داری تھی۔ یوں تھوڑی بہت گزر بسر ہونے لگی۔ مرحا چاہتی تھی کہ آگے پڑھے۔ اس نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور آئی کام کے پرائیویٹ امتحان دیے۔ آگے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ بی کام کر رہی تھی وہ اور ساتھ ہی ایک اکیڈمی میں پڑھانے بھی لگی تھی۔ اس کا اعتماد کافی حد تک بحال ہوا تھا۔ زمانے کی اونچ نیچ سمجھ آنے لگی تھی۔ اب اسے نہ صرف گھر کے اخراجات اور اپنی پڑھائی کے اخراجات پورے کرنے تھے، بلکہ زحا کے آپریشن کے لیے بھی پیسے جمع کرنے تھے۔ اس کے خوابوں کی پٹاری میں خواہشیں کم اور ضرورتیں زیادہ تھیں۔ فریحہ بیگم نظر کمزور ہونے کے سبب مسلسل سلائی نہیں کر پا رہی تھی اور مرحا بھی چاہتی تھی کہ اب وہ آرام کرے، باقی ساری ذمہ داری اسے سونپ دے۔ بہت مشکلوں سے اسے مسز انجم کے گھر ایک مناسب روزگار ملا تھا۔ وہ کافی پر امید تھی۔ سیٹھ بابر کے بعد یہ دوسرا گھر تھا جہاں وہ کام کرنے جا رہی تھی، لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ مسز انجم اکیلی رہتی تھی اور اس جاب کو لے کر وہ مطمئن بھی تھی۔ اس نے قریبی بیکری میں بھی بات کی تھی۔ وہ صبح کے وقت گھر پر ہی فریحہ بیگم کے ساتھ مل کر کپ کیکس اور ڈونٹس بنا کر بیکری پر رکھوا دیتی تھی اور ہر ہفتے ان سے ان چیزوں کے پیسے لے لیتی تھی۔ یوں نہ صرف کام اچھا چل رہا تھا بلکہ اب اس کے پاس بچت بھی ہونے لگی۔ آیت کو ہوش آیا تو کمرہ خالی تھا۔ اس کے ساتھ نرس تھی جو اس کا بی پی اور دوائیں وغیرہ چیک کر رہی تھی۔ سپہر کا وقت تھا۔ شاہ میر باہر انتظار گاہ میں بیٹھا کال پر اپنے پی اے کے ساتھ اپنی میٹنگز کو ری شیڈیول کر رہا تھا۔
नर्स ने उठकर बैठने में उसे मदद दी थी। वो अब बेहतर महसूस कर रही थी। बीपी भी काफ़ी हद तक बेहतर था। सोचों का महवर एक बार फिर शहजाद की ज़ात थी। अचानक उसकी ज़िंदगी में किसी लड़की का आना और उसकी जगह ले लेना। क्या आयत फरीद इतनी ही बेमौल थी? आंखों से आंसू लड़ी की सूरत बह रहे थे। डॉक्टर्स ने ज़रूरी चेकअप के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन शाहमीर को ताकीद की थी कि वो उसे किसी माहिर नफ्सियात को ज़रूर दिखाए। उस वक्त उसे एक अच्छे दोस्त और साइकेट्रिस्ट की अशद ज़रूरत थी। आयत भी जान और उमैर के साथ घर आ चुकी थी, लेकिन ये उसका घर तो नहीं था। उसका घर तो वो था जिसे उसने चाहत और मान से बनाया था, सजाया था, मोहब्बत से सेंचा था, और वो उसी घर से बेदखल कर दी गई थी। वो बज़ाहिर नॉर्मल थी, लेकिन अंदर से टूट फूट का शिकार। 4 साल किसी फिल्म की तरह उसकी नज़रों के सामने चल रहे थे। कितनी आसानी से उसकी वफ़ा, उसकी मोहब्बत को उस नाकदरे शख्स ने मिट्टी में मिला दिया था। अपने घर के दरवाजे उस पर बंद कर दिए थे। बीजान और उमैर ने उसे बताया कि वो उसे अपने साथ ले जाएंगे, और उसने खामोशी से उनकी बात मान ली थी। जानती थी कि अब उसे लौट कर वहीं आना है। उसकी मता उससे छीन ली गई थी। अब वो तही दामान थी। ठिकाना बदल भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ता था? उमैर चाहता था कि वो उस रात के हवाले से आयत से बात करे, शहजाद के बारे में पूछे, लेकिन शाहमीर ने उसे सख्ती से मना करते हुए शहजाद को तलाश करने और उसके घर वालों से राब्ता करने को कहा। वो नहीं चाहता था कि आयत के ज़ख्म फिर से कुरेदे जाएं। शाहमीर अभी घर आया। गाड़ी की चाबियां और फ़ोन मेज़ पर रखते हुए उसने सुलेमान शाह को किसी गहरी सोच में गुम पाया। बाबा जान, खैरियत तो है? परेशान लग रहे हैं आप। बेटा, मैं आयत की वजह से बहुत परेशान हूँ। काश कि मैंने देर ना की होती और वजीहा से आयत को तुम्हारे लिए मांग लिया होता, तो आज उस बच्ची के साथ ये सब ना होता। शाहमीर ने सटपटा कर उन्हें देखा। आज से कबल उन्होंने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार उसके सामने नहीं किया था। ये क्या कह रहे हैं बाबा आप? आयत मेरी बहनों जैसी है, और वो मुझसे बड़ी भी तो है। शाहमीर ने बेतुका सा जवाब तराशा। सुलेमान शाह ने फ़कत उसे घूरने पर इक्तफा किया, और शाहमीर ने उनके सामने से गायब हो जाने को तरजीह दी। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसकी ज़िंदगी के ठहरे पानी में हलचल मचा देने वाली थी।